वेलकम टू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 10 जियोग्राफी को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने अध्याय 1 को पहले पढ़ लिया है। इस वीडियो के अंदर हम अध्याय 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वन और वन्य जीव संसाधन। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ और जानते हैं वन और वन्य जीव संसाधनों के बारे में। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ब्लॉग। वहाँ पर आप जाकर के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको इस PDF की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास 10 जियोग्राफी का अध्याय 2 है, जिसका नाम है वन और वन्य जीव संसाधन। संसाधन क्या होता है ये आपको पता होगा। वे सभी चीज़ें जो किसी न किसी तरह से मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है, वे सभी क्या कहलाती हैं? संसाधन। उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन। ठीक है, तो चलिए हम इसमें वन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर कुछ बात बताई गई है भारत के बारे में। तो भारत में वनों का वितरण बड़ा समान है। इसमें कई राज्यों में इनका वितरण बड़ा घना और कई में बड़ा विरल है। तो विरल का मतलब कई में काफ़ी कम है। यानी कि भारत के अंदर जो वन का वितरण है वो किन्हीं किन्हीं राज्यों में तो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बहुत ही घने वन है, और किन्हीं राज्यों में बहुत ही कम वन है। हरियाणा में कुल क्षेत्र में केवल 3.8% भूभाग पर ही वन है। यानी कि हरियाणा के कुल क्षेत्रफल के केवल 3.8% जमीन पर ही वन है। वहीं अंडमान और निकोबार जैसे ऐसे प्रदेश हैं जिनका लगभग 86.9% भूभाग वन से ढका पड़ा है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 86.9% भाग जो है वो वनों से ढका है, जबकि हरियाणा में 3.8 है। आगे देखिए, एक अनुमान के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, निकोबार द्वीप समूह में 60% से अधिक भूभाग पर वन है, परंतु हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और दिल्ली आदि राज्यों में केवल 10% भाग पर ही वन है। वैसे देश के अधिकतर भागों में वनों के अधीन क्षेत्र कम ही है। राष्ट्रीय वन नीति के अधीन 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। तो यहाँ हमने जाना कि भारत में वनों का वितरण जो है ना वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से है। जैसा कि हमने कुछ उदाहरणों को देखा यहाँ पर, जैसे कि हरियाणा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनके उदाहरणों को हमने देखा और हमने जाना कि भारत में वनों का जो वितरण है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। यानी कि कहीं पर घना है, कहीं पर बिल्कुल ही कम है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। आइए इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क के बारे में जाने। नेशनल पार्क क्या होते हैं? ऐसे पार्क जो राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं या जिन पर राष्ट्र का स्वामित्व होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान ऐसे पार्क जिन पर राष्ट्र का स्वामित्व होता है। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे लक्षित क्षेत्र को कहते हैं जहां बने प्राणियों से प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक सुंदरता को एक साथ सुरक्षित रखा जाता है। इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय सरकार के अंतर्गत आती है। ऐसे स्थानों की सुरक्षा और प्रबंध की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। इनमें बहुत कम मानव हस्तक्षेप होता है। यानी मानव जो है यहाँ पर हस्तक्षेप यानी कि दखल अंदाजी नहीं करते हैं या बहुत ही कम करते हैं। एक तरह से ये नेचुरल होते हैं, सिवाय इसके कि अधिकारी वर्ग आ जा सकते हैं और अपने काम की देखभाल कर सके। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? राष्ट्र सरकार की। तो यहाँ पर कुछ अधिकारी रखे जाते हैं जो इन वनों की देखरेख करते हैं। सैलानियों को भी एक नियमित बोलकर नियंत्रण संख्या में दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और चीता भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये तो आपको पता होगा। तो हमने पढ़ा यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो बेसिकली क्या है? तो एक ऐसे लक्षित क्षेत्र जहाँ पर मानव के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप या बहुत ही कम हस्तक्षेप किया जाता है। यहाँ पर केवल अधिकारी वर्ग के लोग आ जा सकते हैं, वो भी इसलिए कि वो अपना काम कर सके और इन उद्यानों की देखरेख कर सके। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है और भारत का राष्ट्रीय पशु चीता। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे है जैव विविधता। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं
और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जंतु और पेड़ पौधों में काफ़ी अंतर हो, अलग अलग तरह के जंतु रहते हों, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, तो ऐसे एरिया को क्या कहेंगे हम? जैव विविधता। आगे है भारत के वनस्पति जात और प्राणी जात। जैव विविधता के मामले में भारत एक संपन्न देश है। विश्व की लगभग 16 लाख प्रजातियों में से लगभग 8% प्रजातियां भारत में पाई जाती है। इसके अंतर्गत लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। ये ऐसी प्रजाति होती है जो नाजुक अवस्था में है। नाजुक अवस्था का मतलब होता है जो खत्म होने के कगार पे है। तो इसके अंतर्गत चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू, महुआ की जंगली किस्म या फिर घास की कुछ प्रजातियां, ये सभी इन प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं जो लुप्त होने के कगार पर है। लुप्त यानी कि खत्म होने के कगार पर है। आगे है अंतरराष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण, यानी कि प्रजातियों का वर्गीकरण जो किया गया है किसके अकॉर्डिंग? IUCN के अकॉर्डिंग। तो देखिए वे प्रजातियां कौन कौन सी हैं। तो पहली है सामान्य प्रजातियां। जिस प्रजाति की संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य हो तो उस प्रजाति को सामान्य प्रजाति कहते हैं, जैसे कि मवेशी, साल, चीड़, कृंतक आदि। तो सामान्य प्रजातियां कौन सी प्रजाति होती है? यानी ऐसी प्रजाति जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य हो। उसके बाद है संकटग्रस्त प्रजातियां। जो प्रजाति लुप्त होने के कगार पर हो उसे संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं, जैसे कि काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई, जिसको हम मणिपुरी हिरन भी कहते हैं आदि। तो वैसी प्रजाति जो लुप्त होने के कगार पर हो, यानी कि खत्म होने के कगार पर हो, उसको क्या कहते हैं? संकटग्रस्त प्रजाति। तीसरी है सुभेद्य प्रजातियां। जब किसी प्रजाति की संख्या इतनी कम हो जाए कि उसे लुप्त होने की प्रबल संभावना हो, उसे सुभेद्य प्रजाति कहते हैं। यानी कि जिनका बिल्कुल कन्फर्म हो जाए कि हाँ अब ये जो है वो लुप्त हो जाएंगे, उनको क्या कहेंगे हम? सुभेद्य प्रजातियां। इसके अंतर्गत नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है चौथी प्रजाति दुर्लभ प्रजातियां। जब किसी प्रजाति की संख्या इतनी कम हो जाए कि उसके संकटग्रस्त या सुभेद्य होने का खतरा उत्पन्न हो तो उसे दुर्लभ प्रजाति कहते हैं, जैसे कि हिमालय के भूरे भालू, एशियाई भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी, हार्नबिल आदि। उसके बाद है स्थानीय प्रजातियां। कुछ प्रजाति केवल किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। ऐसी प्रजाति को उस क्षेत्र की स्थानीय प्रजाति कहते हैं। उदाहरण के लिए अंदमान टील, निकोबार के कबूतर, अंडमान के जंगली सुअर, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन आदि। ठीक है, स्थानीय प्रजातियां ऐसी प्रजाति जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। इसके बाद है लुप्त प्रजातियां। प्रजाति जो अब नहीं पाई जाती, जो पूर्णतः लुप्त हो चुकी है, क्या कहलाती है? लुप्त प्रजाति कहलाती है। कोई कोई प्रजाति किसी खास स्थान, क्षेत्र, देश, महादेश या पूरी धरती से विलुप्त हो जाती है, जैसे कि डायनासोर, एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख आदि। तो ये क्या है? लुप्त प्रजातियां जो बिल्कुल ही लुप्त हो चुकी हैं, अब बिल्कुल नहीं दिखाई देती। तो ये हमने पढ़ा अंतरराष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण। कौन कौन सी थी? तो पहली सामान्य प्रजाति, दूसरी संकटग्रस्त प्रजाति, तीसरी सुभेद्य प्रजाति, चौथी दुर्लभ प्रजाति, उसके बाद स्थानीय प्रजाति और अंत में लुप्त प्रजाति। इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे इस पाठ में और क्या बताया गया है। आगे है वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण, यानी कि ये किस प्रकार विलुप्त हो रही हैं। तो पहला है कृषि में विस्तार। भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार 1951 से 1980 के बीच 2,62,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के वन क्षेत्र को कृषि भूमि में बदल दिया गया। यानी कि इतना एरिया जो वन क्षेत्र के लिए था उन्हें कृषि भूमि में बदल दिया गया, यानी कि वहां पर अब कृषि की जाती है। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में एक बड़े भूभाग को झूम खेती और पेड़ों की कटाई से नुकसान पहुंचा है। तो कृषि के विस्तार के कारण वनस्पति जात और प्राणी जात को काफी नुकसान हो रहा है। उसके बाद देखिए संवर्धन वृक्षारोपण। जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है तो इसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है व्यावसायिक महत्व, व्यापार के लिए किसी भी एक प्रजाति के पादप यानी कि पेड़ों का अगर वृक्षारोपण किया जाता है या उन्हें केवल उगाया जाता है
तो इसे क्या कहते हैं? संवर्धन वृक्षारोपण। भारत के कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया जाता है ताकि कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके। इससे अन्य प्रजातियों का उन्मूलन हो गया। उसके बाद देखिए थर्ड है विकास परियोजनाएं। आजादी के बाद से बड़े पैमाने वाली कई विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया गया। इससे जंगलों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। 1951 से आज तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का सफाया हो चुका है। किसके अंतर्गत? नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत, जैसे कि बांध बनाना, पुल बनाना। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है खनन। खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलामाइट का खनन। खनन का मतलब होता है जमीन को खोद करके उसमें से मिनरल्स या ओर निकालना। इसके कारण भी जो है वनस्पति जात और प्राणी जात को काफी नुकसान देखना पड़ा है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है संसाधनों का असमान बंटवारा। अमीर और गरीबों के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा होता है। इससे अमीर लोग संसाधनों का दोहन करते हैं और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद है कम होते संसाधनों के सामाजिक प्रभाव। संसाधनों के कम होने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। कुछ चीजें इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ होता है, जैसे कि ईंधन, चारा, पेयजल यानी कि पीने वाला पानी और अन्य मूलभूत चीजें। यह आपने देखा होगा कि आज भी गांव वगैरह के अंदर जैसे कि ईंधन को इकट्ठा करना, लकड़ी वगैरह, चारा इकट्ठा करना, पेयजल यानी कि पीने का पानी, राजस्थान के अंदर जो महिलाएं हैं वो इनको काफी इकट्ठा करती हैं, यानी इनके ऊपर ही उनका बोझ होता है। इन संसाधनों की कमी होने से महिलाओं को अधिक काम करना पड़ता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, राजस्थान में पानी को जो इकट्ठा करना होता है इसका काम जो है महिलाएं करती हैं। कुछ गांव में पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना होता है। उसके बाद है वनोन्मूलन से बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक विपदाएं बढ़ जाती हैं, जिससे गरीबों को काफी कष्ट होता है। फिर देखिए वनोन्मूलन से सांस्कृतिक विविधता में भी कमी आती है। कुछ लोग अपने पारंपरिक तौर तरीकों से जीवन यापन करने के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे लोगों को वनोन्मूलन के कारण जीविका के नए साधनों की तलाश में निकलना पड़ता है। इस प्रक्रिया में उनकी जड़ें छूट जाती हैं और उन्हें अपने पारंपरिक आवास और संस्कृति को छोड़ने को विवश होना पड़ता है। इनकी वनोन्मूलन, वनों की जो कटाई हो रही है इतनी तेजी से, और वे लोग जो वन पर निर्भर है अपनी जीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, तो उनको वनोन्मूलन की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कम होते संसाधनों से किस प्रकार सामाजिक जीवन पर असर पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे इस अध्याय में और क्या बताया गया है। अगर आपको अध्याय में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो पहली बात तो आप चिंता ना करें, आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत हो रही है तो वीडियो को 1-2 बार अगर आप देखेंगे तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि आगे इस अध्याय में और क्या बताया गया है। देखिए आगे है वन्य जीव संरक्षण। अगर इस प्रकार से वन और वन के जीव जंतुओं का ह्रास होना शुरू हो जाएगा तो उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी होती है। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972। देखिए इसके अंतर्गत क्या बताया गया है। 1960 और 1970 के दशकों में पर्यावरण संरक्षणों के वन्य जीव की रक्षा के लिए नए कानून की मांग की गई थी। उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने भारतीय वन जीवन अधिनियम 1972 को लागू किया। इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई। बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। वन्य जीवन के व्यापार पर रोक लगाया गया। वन्य जीवन के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों ने नेशनल पार्क और वन्य जीवन अभयारण्य बनाए। कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर। इस अध्याय में अंत में हम पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, हम जानते हैं कि संरक्षण से आखिर हमें लाभ क्या होता है। अगर हम संसाधनों का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, इसको हम संरक्षित करने की कोशिश करेंगे, तो इससे हमें लाभ क्या मिलेगा, क्या फायदा है इससे, आइए जानते हैं इसको भी। तो संरक्षण के लाभ। संरक्षण के कई लाभ होते हैं। इससे पारिस्थितिकी की विविधता को बचाया जा सकता है। इससे हमारे जीवन के लिए जरूरी मूलभूत चीजें जैसे कि जल, हवा, मिट्टी आदि का संरक्षण भी होता है। तो संसाधन को संरक्षित करना काफी जरूरी है। फिर चाहे वो संसाधन वन हो चाहे वन जीव
सभी प्रकार के संसाधन मनुष्य को किसी न किसी प्रकार से लाभ ही देते हैं, तो उनको संरक्षित करना बेहद जरूरी है। तो देखिए, सरकार द्वारा वनों का वर्गीकरण। सरकार ने संरक्षण के लिए क्या करा, वनों का वर्गीकरण कर दिया। तो पहला बनाया आरक्षित वन। जिस वन में शिकार और मानव गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध हो उसे आरक्षित वन कहते हैं। डेफिनेशन भी आपको आसानी से याद हो जाएगा, अगर आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आरक्षित वन कौन से होंगे? आरक्षित यानी कि जो रिजर्व होते हैं। जिस वन में सरकार और मानव गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंध हो, वे कैसे वन कहलाएंगे? तो आरक्षित वन। कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक को आरक्षित वन का दर्जा दिया गया। संरक्षण की दृष्टि से इन्हें सबसे बहुमूल्य माना जाता है। दूसरा देखिए, रक्षित वन। जिस वन में शिकार और मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध हो, लेकिन यह उस वन पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों पर लागू ना हो, ऐसे वन को क्या कहेंगे हम? तो रक्षित वन। तो देखिए, रक्षित वन कौन से वे? यहाँ पर भी शिकार और मानव गतिविधियां, यहाँ पर ये दोनों कार्य बंद है। लेकिन यहाँ पर अगर आदिवासी रहते हैं, क्योंकि आदिवासी तो शिकार और अपनी कुछ गतिविधियां करते हैं, तो उन पर ये कानून जो है वो लागू नहीं होता। तो ऐसे वन को क्या कहते हैं हम? रक्षित वन। कुल वन क्षेत्र के 1/3 हिस्से को रक्षित वन का दर्जा दिया गया। रक्षित वनों को आगे होने वाले नुकसान से बचाया जाता है। उसके बाद तीसरा है अवर्गीकृत वन। जो ऊपर दिए गए दोनों श्रेणी में नहीं आते, उन्हें क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन। यानी कि यहाँ पर मानव गतिविधियां भी हो सकती है और शिकार भी किया जा सकता है। ठीक है, आप समझ गए सरकार ने वनों को किस प्रकार वर्गीकृत किया है। तो पहला है आरक्षित वन, जहां पर शिकार और मानव गतिविधियां पूर्णतः बंद हैं। उसके बाद है रक्षित वन, वहां भी शिकार और मानव गतिविधियां तो बंद है, लेकिन ये आदिवासी पर लागू नहीं होता। और तीसरा है अवर्गीकृत वन, जो इन दोनों ही कैटेगरी से बाहर होते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे और क्या बताया गया है। इसके बाद है संरक्षण नीति की नई परिपाटी। तो जैव विविधता को बढ़ाना। अब कुछ गिने चुने कारकों पर ध्यान देने की बजाय पूरी जैव विविधता पर ध्यान दिया जाता है। इसका असर यह हुआ कि अब न केवल सारे स्तनधारियों पर ध्यान दिया जाता है, बल्कि कीटों पर भी ध्यान दिया जाता है। कीट मतलब कीट पतंगे, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। 1980 और 1986 के वन्य जीवन अधिनियम के बाद नई अधिसूचनाएं जारी की गई। इन अधिसूचनाओं के अनुसार अब कई सौ तितलियों, माथ, बीटल और एक ड्रैगन फ्लाई को भी रक्षित जीवों की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, इनको भी रक्षित जीवों की श्रेणी में रखा गया। 1991 में इस लिस्ट में पादप की 6 प्रजातियों को भी रखा गया। पादप का मतलब पेड़। यानी कि 1991 में जो लिस्ट बनाई गई है, ये अधिसूचनाएं जो बनाई गई हैं, इनके अंतर्गत 1991 में पेड़ों की 6 कैटेगरी को भी, यानी 6 प्रजातियों को भी रखा गया। आगे है समुदाय और संरक्षण। इस बात को अब कई स्थानीय समुदायों ने भी मान लिया कि संरक्षण से उनके जीवन यापन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर हम संसाधनों का कम इस्तेमाल या लिमिट में इस्तेमाल करके और उसको कंजर्व भी कर लें, यानी कि संरक्षित भी रख लें, तो ये हमारे जीवन यापन को काफी लंबा समय दे सकता है। इसलिए अब कुछ लोग कई जगहों पर सरकार के संरक्षण के प्रयासों के साथ भागीदारी कर रहे हैं। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में गांव के लोगों ने खनन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कई गांव के लोग तो अब वन्य जीवन के आवास की रक्षा के क्रम में सरकारी हस्तक्षेप में भी अनदेखी कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण अलवर जिले में देखने को मिलता है। इस जिले के 5 गांवों ने 1200 हेक्टेयर वन को भैरवदेव डाकव यानी सेंचुरी घोषित कर दिया गया है। वहां के लोगों ने वन्य जीवन की रक्षा के लिए अपने ही नियम और कानून बनाए हैं। आगे है हिंदू धर्म और कई आदिवासी समुदायों में प्रकृति की पूजा की पुरानी परंपरा रही है। जंगलों में पवित्र पेड़ों के झुरमुट इसी परंपरा की गवाही देते हैं। वनों में ऐसे स्थानों को मानव गतिविधियों से अछूता रखा जाता है। छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल लोग महुआ और कदम की पूजा करते हैं। इसी तरह उड़ीसा और बिहार के आदिवासी शादी के मौके पर इमली और आम की पूजा करते हैं। तो ये पेड़ जो हैं वो कंजर्व हो जाते हैं, यानी कि इन पेड़ों को संरक्षित किया जाता है। बंदरों को हिंदुओं के देवता हनुमान का वंशज माना जाता है। अधिकांश स्थानों पर इसी मान्यता के कारण बंदरों और लंगूरों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, यानी कि इस वजह से जो वन्य जीव जंतु है उनको भी संरक्षित किया जाता है। राजस्थान के विश्नोई गांव में चिंकारा, नीलगाय और मोर को पूरे समुदाय का संरक्षण मिलता है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। संरक्षण कार्य में समुदाय की भागीदारी का एक अच्छा उदाहरण है चिपको आंदोलन। टेहरी और नवदन्ने के बीच बचाव आंदोलन जैसे संगठनों ने यह दिखा दिया कि
कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध अनाजों की पैदावार करना आर्थिक रूप से संभव है। विविध का मतलब होता है विभिन्न। स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षण में भागीदारी का एक और उदाहरण है जॉइंट फॉर्मेट मैनेजमेंट। यह कार्यक्रम उड़ीसा में 1988 से चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत गांव के लोग अपनी संस्था का निर्माण करते हैं और संरक्षण संबंधी क्रियाकलापों पर काम करते हैं। उसके बदले में सरकार द्वारा उन्हें कुछ वन संसाधनों के इस्तेमाल का अधिकार मिल जाता है। तो ये था समुदाय और संरक्षण के बारे में कि किस प्रकार अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग प्रकार से वन और वन्य जीव जंतुओं को संरक्षित कर रहे हैं या करते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके बारे में हमने बीच में पढ़ा था। आइए इसको भी देखें कि प्रोजेक्ट टाइगर का क्या मतलब होता है। तो बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया था। बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया था। 20वीं सदी की शुरुआत में बाघों की कुल आबादी 55,000 थी, जो 1993 में घटकर 1827 रह गई। आप खुद ही देखिए कि बाघों की आबादी 55,000 से 1827 पर सिमट गई है। अगर हम इसको संरक्षित नहीं करेंगे तो ये लुप्त प्रजाति के अंतर्गत आ जाएंगे। तो बाघ की आबादी के लिए खतरे। व्यापार के लिए शिकार। बाघों का व्यापार के लिए काफी शिकार किया जाता है, जिसके कारण ये संख्या यहाँ से यहाँ पहुंच गई। उसके बाद सिमटता आवास, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की घटती संख्या। उसके बाद है महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व असम और पेरियार टाइगर रिजर्व केरल। ये सभी जो हैं वो टाइगर रिजर्व यानी कि टाइगर को कंजर्व किस प्रकार किया जाएगा इसके ऊपर कार्य करते हैं। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके अंदर टाइगर के बारे में बताया गया। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, तो 1973 में। टाइगर को बचाना है, यानी इसकी जो प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है, संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत जो ये आ रही है, इसको सामान्य प्रजाति में वापस लेकर के आना है। तो इसीलिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर हमारा ये अध्याय खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कुछ समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आई है, आप वीडियो को 1 से 2 बार और देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ब्लॉग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।